सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे मुआशी सूरत हाल की। मुल्की मईशत एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां मल्टीनेशनल कंपनीज का तेजी से इनखलाज संगीन खतरा बनकर सामने आया। गुज़श्ता चंद बरसों में कम अज़ कम 9 बड़ी गैर मुल्की कंपनीज पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, जबकि 200 से ज़ायद मल्टीनेशनल कंपनीज अब भी टैक्स का 1/3 हिस्सा अदा करने के बावजूद गैर यकीनी पॉलिसी से बड़ी परेशान है। बुलंद टैक्सेस, रिफंड में ताखीर, रुपए की कदर में कमी और पेचीदा कवानीन ने सरमायाकारी का माहौल गैर दोस्ताना बना दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत फेडरल एक्साइज ड्यूटी को मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए गैर दोस्ताना टैक्स समझते हुए इस पर नजरसानी पर गौर कर रही है, जबकि एक्सपोर्टर्स को बड़ा रिलीफ देते हुए बरामदात पर आयद 0.25% एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी तौर पर ख़त्म करने का फैसला भी कर लिया गया है। लेकिन जो अभी हम इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कि वीकन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, उसको फिक्स करने के लिए फौरी तौर पर ऐसी कौन सी इस्लाहात करनी होंगी या गवर्नमेंट कर सकती है, उस पर बात करने के लिए खाक साहब हमारे साथ मौजूद है। सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इकोनॉमी एक्सपर्ट, वो भी हमें इन द मीन टाइम ज्वाइन कर लेंगे। एहतशाम साहब, ये जो अभी सारी सिचुएशन बनी है पाकिस्तान का टेलीकॉम सर्विसेज और इक्विपमेंट के हवाले से, हम देख रहे हैं कि जो इस पे टैक्स का बोझ है वो 34.5% ये जो रिकॉर्ड हुआ है, जो कि रीजनल कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा है। अब फौरी तौर पर हमें टैक्स को कम करने के लिए, या आप क्या समझते हैं टैक्स में क्या चेंजेस करनी चाहिए ताकि जो कंपनीज हैं रिटेन हो सके एटलीस्ट? देखिए, जो आईटी की वज़ीर हैं शिजा फातिमा आमना, वो तो परेशान लग रही हैं इस बात पे कि 5G स्पेक्ट्रम जो है ना वो डिले हो रहा है। उसमें वो बता रही हैं कि जी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि शायद इतनी आसानी के साथ लोग बीच में नहीं आएंगे। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर जो है ना, हमने सबसे बड़ी बात जो बनी है ना, वो जो जिसका थोड़ा सा आपने भी जिक्र किया है कि जो इस वक्त इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इतना खौफनाक, इतना पेचीदा, इतना सख्त है, वो किसी को हिलने नहीं देता। मतलब सारी दुनिया के अगेंस्ट छोटे छोटे मुल्कों में, बड़े मुल्कों में शर्म आती है हमें बातें करते हुए कि वहाँ पे लोगों ने ये देख लिया कि जी इंजन ऑफ ग्रोथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। और दूसरा ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, वो आपकी जीडीपी ग्रोथ को जो आगे लेके जाता है। हमारे यहाँ तो अभी भी 23% के करीब है ये। अब सवाल ये है कि इस हवाले से मैं बरसों बरस से हम सोच रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट को ल्योर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन एपरेंटली लगता नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ी बात है, हमने देखें हमेशा ये देखा गया है, लोग कहते हैं कि पहले तो सवाल लोग कर रहे हैं कि जी इस हुकूमत का रिफॉर्म एजेंडा कहाँ है, वो ख़ास तौर पे इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने के लिए। अभी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी का नाम दिया जाता है हमारे तिजारत के हवाले से जो इश्यूज़ हैं। अभी लोग बात करते हैं जी क्यों नहीं हमारे पास एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पाकिस्तान में मौजूद है। देखिए, हमने छोटे छोटे मुल्क में, याद है 97 में मलेशिया गया था, वहाँ पे उनके टूरिज़म बोर्ड के चेयरमैन से मेरी मुलाकात कराई उन्होंने। वो बंदा 20 साल से वहाँ बैठा हुआ था। वो पता चला कि जी वो 20 सालों में उसने ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है ना इन्वेस्टमेंट बाहर की ल्योर किया। तो वो कहते तुम यहीं बैठ रहो। यहाँ पे एक अदारा, मैं आपको इससे एक मिसाल दे देता हूँ, टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। अभी देखने टूरिज़म का कितना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद मैक्सिमम जब हुकूमत बदलती है वहाँ का बंदा भी बदल जाता है। हमारी सियासी जमातें समझती हैं कि किसी को अगर फेवर करना है, किसी की हमने आउट ऑफ द वे जाके उसको सपोर्ट करना है, रिलीफ देना है, या कोई उसके साथ अच्छा करना है, वो कहते हैं कि इसका चेयरमैन बना दें। मैंने ऐसे बोर्ड के डीजी देखे हैं वहाँ पे, तीन कह रहे हैं नहले, कुछ पता नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट अपना टूरिज़म होता क्या है, लेकिन बिठा दिए इसलिए कि किसी को नवाजना था। तो यहाँ पे तो ये कल्चर जो नवाजने का क्रोनिज़म जो है ना ये नहीं ख़त्म हो रहा। अभी जो ज़्यादा परेशान कुन बात है, आप ना देखें, हम रोज़ बात करते हैं सियासत की, दहशत गर्दी की, इंटरनेशनल अफेयर्स की। असल मसला ये है कि आपकी इकानमी जो है ना वो टर्न अराउंड जिस तरह होनी चाहिए नहीं हो रही। ये जो इतने बॉटलनेक्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर का इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्सेस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते वो कहाँ से देंगे। हुकूमत का फोकस आ जाके FBR ने जो ख़राब किया हुआ कि जी इम्पोर्ट्स जो है ना उसको रिलीफ दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंपोर्ट करें। वो $70 बिलियन से ज़्यादा किया, इसलिए कि कस्टम ड्यूटी वहाँ से आती, 40% रेवेन्यू वहाँ से आता है। भाई आपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्यों तवज्जो नहीं दे रहे? तो लोग रो रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत है, बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाने की कोशिश की जा रही।
अहम बात हमने इस वक्त जो करने वाली है कि हुकूमत को फौरी तौर पे अपना रिफॉर्म एजेंडा का रिव्यू करना होगा और देखना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जो जा रही हैं इसके नुकसानात कितने होंगे। लेकिन ना इनको देखते हुए आपका लोकल इन्वेस्टर भी जो है ना वो भी बिल्कुल इसके रिपरकशंस हमने देखने। डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी इन द मीन टाइम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो शाम साहब मैं आपके पास फिर आती हूँ। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, थैंक यू फॉर योर टाइम। गवर्नमेंट फौरी तौर पर ऐसी कौन सी फिस्कल या रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करे टू स्टेबलाइज द टेलीकॉम सेक्टर और ये जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है इसको बेहतर करने के लिए, ताकि फर्दर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो यहाँ से छोड़कर ना जाएं? जो हमने एग्जिट देखा है, एक तो बहुत लोकल कंडीशंस जो हैं वो डोमिनेट करती हैं जिस वजह से हुआ, और दूसरा ऑफ कोर्स कोई एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट भी हो रही होती है। फार्मा, ऑयल, टेलीकॉम और चाइनीज़ भी कुछ फर्म्स जो हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पाकिस्तान से गई हैं। जो ऑयल है उसमें ज़्यादा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है अवे फ्रॉम डाउन स्ट्रीम रिटेल, इसलिए हुआ। जो फार्मा है उसमें ब्यूरोक्रेटिक प्राइसिंग, वीक आईपी इन्फोर्समेंट, अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय सम लोकल फर्म्स, आई थिंक इन्होंने पार्ट प्ले किया। तो पहले तो आमना साहिबा हमने ये समझना है कि कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस का ना होना, और एक जैसे कहेंगे ना लोकल और रीजनल जैसे बहुत सी चाइनीज़ ब्रांड्स आ गए जो कि एट लोएस्ट कॉस्ट, और एक स्लोइंग इकोनॉमी पाकिस्तान में डिमांड का टूटना, और फिर जो हमारी बिजनेस प्रैक्टिसेस, और सही कह रहे थे जो टैक्सेशन का निज़ाम है इस वक्त 29% एक टैक्स है, 10% उस पर सुपर टैक्स है, ये 39% हो गया। 4-5-6% बन जाते हैं EOBI और अदर्स, ये 45% हो गया। और अगर आमना यूर दी ओनर ऑफ दैट कंपनी एंड यू वांट टू टेक अ डिविडेंड आउट तो 15% उस पे, सो 60% इज योर इफेक्टिव टैक्सेशन। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स, होलसेल, ये आज भी उस तरह से नहीं है उस निज़ाम का हिस्सा जो टैक्सेशन में है। इसलिए आप इनकम, नॉन सैलरीड कंसल्टेंसीज, वो इनकम वाले और मैन्युफैक्चरिंग जो हैं वो ब्रंट शेयर कर रहे हैं इस सारी चीज़ का। फिर कुछ और भी सोचिए, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हैं वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। प्रॉफिट रिपैट्रिएशन बिफोर फंड इंगेजमेंट के एक कमज़ोर थी और नहीं कर पा रहे थे, और फिर एक मैक्रो स्टेबिलिटी बार बार 2013 से इतनी दफ़ा तो IMF के दर पे गए हैं, बार बार इसीलिए गए हैं। और सिक्योरिटी समथिंग मे बी नॉट दैट वी हैव डेवलप्ड एक कंसर्न रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, मैं चाहता हूँ मैं अभी आपसे पूछूं। डॉक्टर साहब, आप हुकूमत का बड़ा हिस्सा रही भी हैं, बड़े काम भी किए आपने, और एक अरसे से आप वार्म भी कर रहे हैं, हुकूमत को बहुत ज़्यादा सजेशन भी देते हैं कि इकोनॉमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को कैसे डोर किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ही हैं या पॉलिटिकल विल नहीं है? मतलब ये बच्चे को बात समझ आती है कि दुनिया के छोटे छोटे मुल्क सरमायाकारी को ल्योर कर रहे होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं, हमारा फोकस क्या है? और दूसरा डॉक्टर साहब, एक जो जाने वाली कंपनी है उनका एक बड़ा एतराज़ ये भी है कि रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी वो कहते हैं कई साल जो है ना 2-2, 3-3 साल वो कहते हैं हमारा कोई $200 मिलियन, कोई $300 मिलियन पड़ा हुआ है। टेलीकॉम कंपनियां ख़ास तौर पे कहती रही थी वो प्रॉफिट हमें नहीं देते कि हम वापस लेके जा सकें। आपको क्या लगता है गलती कहाँ है? क्यों नहीं एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाती इन्वेस्टमेंट की? और जो जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो सहूलतें देनी है, आपको क्या लगता है कि कौन हर्डल है इसमें, कौन बॉटलनेक्स जो हमारी जो इस तरह की है दूर नहीं हो रही? मैंने भी आधे घंटे पहले 4 चीज़ों पे ट्वीट किया है। एक तो हम पैट्रनेज की पॉलिसी चला रहे हैं, मसलन कुछ सेक्टर्स को हम पैट्रनेज देते हैं, सस्ती गैस फर्टिलाइज़र को देते हैं, कॉटन की बजाय शुगर केन को हम आगे लेकर गए हैं, हालांकि हमारा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होना चाहिए। तो 2 चीज़ें तो अभी मैंने आपके सामने रख दी। कार मैन्युफैक्चरर्स को बहुत अरसे से हम एक जिसे कहेंगे रिंग फेंस करके चलाते रहे, कंपटीशन नहीं आने दिया। नंबर 2, हमारी सब्सिडीज़ जैसे डायरेक्ट होने की बजाय थ्रू फर्टिलाइज़र कंपनी हम समझते हैं कि हम फर्टिलाइज़र को सब्सिडी दे देंगे किसान तक। सो नंबर 2 आपकी सब्सिडी। तीसरी, एनर्जी प्राइसिंग, वो क्यों गलत हुई? क्योंकि आपने बड़ा सादा सा निज़ाम ये रखा कि हम गारंटीड रिटर्न्स समहाउ चलाएंगे पाकिस्तान में। मिसाल दे देता हूँ, IPPs वाज अ गारंटीड रिटर्न एट 17%। आज हमने सोलर में भी यही किया है कि 22 रुपए पे गारंटी कर दिया रिटर्न, ऑफ ग्रिड चले गए लोग जो आपके अच्छे कस्टमर थे। सो नाउ यू थिंक अबाउट दीज 4 थिंग्स तो यू विल नो कि हम क्यों नहीं कर पाते। दूसरी बात यह कि जो पॉलिसी मेकिंग का निज़ाम है, मैंने बिल्कुल ये सरकार में भी बैठ के कहा है,
silos में there are number of ministerial areas which are making their own policy frameworks. उनको मुंजमद करके एक 3 साला मंसूबा with clear doables, बहुत सादा सा, मतलब अगर मैं सामने रखूं आपके तो वो क्या होगा कि आपने टैक्सेशन को बतदरीज किस तरह कम करना है, और टैक्सेशन नॉट फॉर टैक्स टू जीडीपी बट टैक्सेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पैदा करनी है। नंबर 2, आपने अपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस है उसको हैंडल करने के एक्सचेंज रेट को कैसे खुद मैनेज नहीं होने देना और मार्केट कंपेटिटिव छोड़ना है। ये बड़ा मतलब क्लियर नंबर 2 है जो आपके सामने आ जाएगा। नंबर 3, एनर्जी की प्राइसिंग को बजट के हवाले से बताएं कि बजट अप्रूव हो जाता है, पॉलिसी सामने आ जाते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को हुकूमत कहती है फेवर करना है, उनकी ड्यूटी कम हो जाती है, टैक्सेस कम हो जाते हैं, साल गुजरने से पहले बाज़-औक़ात हम देखते हैं उसमें तब्दीली जाती है या अगले साल बजट में तब्दीली जो आएगी तो वो सहूलत ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वजह है कि कोई प्लान नहीं बनता, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं बनता, ये बैठे बैठाए फैसला होता है आज इसको सहूलत देनी का जिसे छीन लेनी है। जैसे आपने देखा पिछले बजट में हमारे साथ हुआ था, वो हमारी जो सैलरीज में कट लगा था, अगले बजट में यानी मौजूदा साल के बजट में ठीक हो जाएगा, आपने देखा वो भी नहीं ठीक हो सका। तो ये क्या, ये जिसको पंजाबी में कहते हैं डंक टू पाउ सिस्टम क्यों है, ऐसे हम क्यों नहीं लॉन्ग टर्म बुनियादों में चीज़ें तय करते? बिकॉज देखिए ना एहतशाम साहब, हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ एक मैक्रो स्टेबिलिटी आई है। ये क्यों आई है? IMF की इंगेजमेंट थी, अथॉरिटीज़ ने फॉलो थ्रू किया, सो पॉलिसी साजी वहाँ से आ रही थी। आप अगर अपना टैक्स के इस्लाहात का भी फ्रेमवर्क देखें, एनर्जी का भी देखें, तो इतने सारे प्रोग्राम्स चलते रहे हैं, बावजूद इसके हम यहीं खड़े हैं। तो लेसन क्या है? लेसन ये है कि जो भी काम हमने खुद किया है, चाहे अच्छा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाना हो, हमने खुद बनाया। मैं टेबल पे था जब हमने 20 अरब 18 अरब रुपए से ये लॉन्च किया, आज 700 अरब के करीब चला गया है। होम ग्रोन प्रोग्राम है। जब भी कोई काम हमने खुद किया है और उसको जिसे कहेंगे आगे बढ़ाने के लिए, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, ये कहना कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जाने से चीज़ें तब्दील हो जाती हैं कम्प्लीटली, ऐसा भी नहीं है, वही निज़ाम रहता है। फिर अगर हम कहेंगे जी रेगुलेटरी ओवरहैंग है, तो आप क्यों बनाते जा रहे हैं एक के ऊपर एक रेगुलेटरी एजेंसी? आप क्यों नहीं इनको ठीक करते? और आखिर में किसी ने रोका है आपको कि आप प्राइवेटाइजेशन पिछले 20 साल में ना करें, आप सारे डिस्कोज अपने पास रखें। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही कहता हूँ कि आज की एनर्जी पॉलिसी इज़ नॉट अबाउट टेलिंग व्हाट टू डू, इट इज़ अबाउट लेटिंग द इकोनॉमी ब्रीथ। हम ब्रीथ नहीं करने दे रहे अपनी इकोनॉमी को, और आज भी हमने उसको कई सेक्टर्स को, प्रोडक्शन को भी जकड़ा हुआ है और ओवर रेगुलेटेड रखा हुआ है। फिर आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आखिर है क्या ग्रोथ का फ्रेमवर्क पाकिस्तान का? आखिर FDI है क्या? देखिए FDI अगर आप कंसिस्टेंटली लाते रहेंगे उन एरियाज में जो कि डॉलर ना छापते हों, ये मैं आसान समझाऊंगा, दिस इज रियली ट्रूली इंपॉर्टेंट एहतशाम साहब और मैम साहिबा। क्यों आपने FDI सारी लाई पावर में, इंपोर्टेड फ्यूल पे आपने वो बिजली बनाई, 11,000 मेगावाट की कैपेसिटी पेमेंट डॉलर्स में करनी है, फ्यूल डॉलर में आ रहा है, एहतशाम साहब रुपए में उसकी पेमेंट कर रहे हैं। Think about it. So you need FDI for technological transfer. You need FDI to create an export basket. पाकिस्तान से तो कोई भी एक्सपोर्ट नहीं आती FDI की, आती भी है तो रिटेल पाकिस्तान में बेचती रहती है और पाकिस्तान के कस्टमर से रुपए लेकर डॉलरों में तब्दील करती है। सो रियली थिंक कि ये जो 2 अरब डॉलर हम ऑन दी एवरेज पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि FDI ले रहे हैं, इसको कैसे लेकर जाना है। और आई थिंक SIFC और हुकूमत और अथॉरिटीज़ बड़ा सीरियस हैं इस पर। सो दे शुड गेट फीडबैक फ्रॉम अस कि दिस इज द काइंड ऑफ FDI दैट यू आर लुकिंग फॉर। फिर सेक्टर्स क्या हैं? और जो ये मेजर्स आपने बताए हैं, ये फौरी तौर पर आप समझते हैं कि ये हो सकते हैं कि ये जो कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज, ये रीथिंक करें अपने डिसीजन को? एब्सोल्युटली। आपका घर अच्छा होगा तो लोग आकर उसको अच्छा कहेंगे। आप अपना घर ठीक करिए। मैडम आमना, इस वक्त जो पाकिस्तान की टेल विंड है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी है, US टैरिफ अच्छा है, KSA के साथ डिफेंस पैक्ट हो गया है, आपका IMF की वजह से एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, चाइना साथ है। अब भी अगर ये काम नहीं करेंगे अगले 2 साल में, क्योंकि विंडो क्लोज होती जा रही है, FIC का रोल जो है वो आपको कम होता नजर नहीं आ रहा? जिस तरीके से हम शुरू में देख रहे थे बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल था ये, जिस तरीके से बॉटलनेक्स और रेड टेपिज्म को ख़त्म करने में वो जगह जगह वो इंटरवीन करते थे, अब लगता है कि थोड़े से ठंडे पड़ गए।
आई थिंक उस तरह की कामयाबी जो वो चाहते थे या वॉट इन्विजिज की गई थी, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और तीसरा उनका FDI, आई थिंक ये 3 एरियाज थे जहाँ पे ऑपरेट करना चाहते थे। अब क्यों नहीं हम इफेक्टिवली ये काम कर पाते? जो इसका क्रक्स है ना वो ये है, देखिए आप किसी भी चैट GPT या आप किसी भी जेमिनाई, ग्रॉक, किसी को यूज करें और पढ़ें तो देयर आर अ लॉट ऑफ experts working at the back trying to do this. Think about it. That's how it works. Similarly, जितनी बातें मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, उसका एक पेजर हर एक पे बनाने के लिए you need a team of dozen people doing energy, doing regulatory work. हमारी आज भी जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो अनफॉर्चुनेटली जगह फराहम ही नहीं कर रहा कि यू कैन ब्रिंग कंपेटिटिवनेस, एफिशिएंसी, एंड सबसे बढ़ के पाकिस्तान की एक HR की टीम तो बिल्ड करनी पड़ेगी ना ये सारे काम करने के लिए, एंड द विंडो एहतशाम साहब इज 2 years. थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने बड़ा इंसाइटफुल तज्जिया पेश किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी अब तक ख़त्म नहीं हुई। दोस्त ममालिक सूरत हाल को नॉर्मल करने की कोशिशें कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारेजानी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और उनका ये विजिट खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी ताउन के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। खित्ते के ममालिक अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे का पैगाम दे रहे हैं तो अफगानिस्तान भारतीय कंपनीज को सरमायाकारी की पेशकश करते हुए नई पॉलिसी का रास्ता खोल रहा है। पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भारत से बढ़ती कुर्बतें खित्ते में नए सवालात को जन्म दे रही हैं। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि दोस्त ममालिक की सफारतकारी कशीदगी कम करने के लिए कोशिश जो हो रही है, क्या वो कम कर पाएगी ये कशीदगी है जो मामला तभी बढ़ रहे हैं, या अफगान भारत कुर्बतें खित्ते को मज़ीद बिगाड़ देंगी? चूँकि हम ये देखते रहे हैं जो भारत के साथ एक माजी रहा है, भारत अब तक अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जैसे पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बिगाड़ने में आगे रहा है, और अब अफगानिस्तान के साथ जो इंगेजमेंट्स हैं और अफगानिस्तान के साथ हमारे जो कंसर्न्स पाए जा रहे हैं उसको देखते हुए ज़ाहिर है सवालात भी उठ रहे हैं। एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, ये पहले तो बड़ा ढका छुपा सा एक ताल्लुक था भारत के साथ अफगानिस्तान का, फिर जब मई में कॉन्फ्लिक्ट होता है उस दौरान उनकी इंगेजमेंट्स बढ़ जाना, यहाँ से अफगानिस्तान से वहाँ जाना, हुकूमती साइड का इंडिया का विजिट करना, और उसके बाद जो अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात मजीद बिगाड़ का शिकार हो जाना। सो अब तो बड़ी चीज़ें अया हो चुकी हैं। जब तक इंडिया बीच में रहेगा, आप समझते हैं कि जितने भी ममालिक चाहे बीच में आ जाए, अब ईरान ने मीडिएशन के लिए बड़ा किरदार अदा करने के लिए बड़ी ऑफर भी की है, इस वक्त ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद में भी है। सो आप समझते हैं कि जब तक अफगानिस्तान खुद नहीं चाहेगा, भारत से 2 कदम पीछे नहीं हटेगा, तब तक ये कोशिशें या काविशें धरी की धरी रह जाएंगी, तब तक ये काम नहीं करेंगी? देखिए आमना, आइडियली जो आप बात कर रही हैं तो बिल्कुल सही बात है, उनके इंटरेस्ट में भी है, खित्ते के इंटरेस्ट में भी है और मुसलमानों के इंटरेस्ट में भी है कि जो मुसलसल आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया कह रही है, मुसलमान मुल्क तो कह रहे हैं। देखें कल यूरोपियन यूनियन वालों ने कहा, यूनाइटेड नेशन वालों ने कहा, ECO फोरम से कहा वालों ने कहा, फिर इंडिविजुअली चाइना, रशिया, अमेरिका बार बार बात कर रहे हैं, 2 एग्रीमेंट उनको याद करा रहे हैं कि सरजमीन मुसलसल आपकी इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। यूनाइटेड नेशन कहता है 6000 हार्डन क्रिमिनल TTP के बैठे हैं लेकिन उनके ऊपर जू नहीं रेंग दी। अब अहम सवाल ये है कि हमने इस वक्त डॉक्टर लारेजानी ये बहुत ही एक्सपीरियंस पॉलिटिकल फिगर हैं और बड़ी जिसको कहते हैं उनके आयतुल्लाह जो सुप्रीम लीडर हैं उनके बहुत करीब हैं और डिसीजन मेकिंग में इनका बड़ा रोल है। इनका इस वक्त आना, और आपने देखें ये चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो सऊदी अरब के आए हुए हैं, हमने ये देखें ये इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ये तो नहीं पता चल रहा, मैंने कोशिश की कि कई इनकी आपस में मुलाकात होगी, देखें ना फील्ड मार्शल से मुलाकात होगी, चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ सऊदी अरब की प्राइम मिनिस्टर से होगी, अभी ये कल आए हैं लारेजानी साहब, इनकी मुलाकातें भी होनी है, क्या इनकी आपस में मुलाकात होगी नहीं होगी थोड़ा देखने वाली बात है। लेकिन एक बात आमना मैं ख़बर के तौर पर आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त ये चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है इन्होंने आके प्राइम मिनिस्टर को भी और फील्ड मार्शल को ब्रीफ़ किया है कि जो मोहम्मद बिन सलमान वली अहद हैं जो अभी अमेरिका का दौरा करके आए हैं, जहाँ उन्होंने आपने देखा क्लोज टू $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात किया है, 2 स्क्वाड्रन F-35 के वो ले रहे हैं, 300 टैंक उनसे ले रहे हैं, उसको सामने रखते हुए जो वायदा पाकिस्तान के साथ हुआ है उसको देखते हुए दुनिया भी सवाल करती है और हम भी सवाल करते हैं कि वो इसको सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को भी
लूप में रखा जाए और हर बड़ी इवेंचुअलिटी में आमना, ये तो सबको भी पता है कि अमेरिकन कहाँ खड़े होते हैं, ये मुसलमान ही एक दूसरे का साथ देंगे। अभी देखें कल यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में कितनी स्ट्रॉन्ग तकरीर की है आसिम इफ्तिखार साहब ने, हमारे जो एम्बेसडर है इजराइल के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहा होता। देखिए एक इनकी ये कोशिश है, अभी आपने देखा तैयब अर्दोगान की भी टीम आने वाली है, अभी टाइम नहीं पता चल रहा, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, इंटेलिजेंस चीफ को भेजना है कि अफ़गानियों को किसी तरीके से समझाया जाए। देखिए हमने खबर बड़ी ये है कि इस वक्त ईरान जो मेडिएशन की बात कर रहा है ना, ईरानी बहुत डिसअपॉइंटेड है अफ़गानियों के साथ। अभी एक आपने देखा एक रिपोर्ट छपी है जिसमें CIA के एक फॉरेन सीनियर ऑफिसर ने बात कही है कि किस तरीके से जो इस वक्त आपने देखा जो ख़ास तौर पे लड़ाई के वक्त जो इजराइल के साथ लड़ाई हो रही थी ईरान की, जिसमें अमेरिका भी आया, किस तरह वहाँ पे जो ईरान में बैठे अफ़गानी थे उनको इस्तेमाल किया गया जासूसी के लिए, और उनको कहा गया कि बेशुमार जो टॉप के ईरानी ऑफिशियल थे उनके ऊपर ड्यूटी लगाई हुई थी अफ़गानियों की कि आप इनको देखना है इनकी नकलो हरकत क्या होती है। हर एक इन्फॉर्मेशन देने पे $100 उनको दिया जाता था। इवेंचुअली ये एक्सपोज हो गए, ईरानियों ने इनको पकड़ लिया और आपने देखा 8 महीने में तकरीबन 10 लाख लोगों को इनको वापस ईरानियों को अपना अफ़गानियों को वहाँ से निकाला गया। तो वो इतने ज़्यादा ऑप्टिमिज्म उनका नहीं है। वो कहते सिर्फ ये एक्सपोज नहीं हुए, ईरान की नज़र में भारत का सारा किरदार भी वो भी एक्सपोज हो गए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, एक्सपोज हो गया। और आपने देखा जिस तरीके से आपने देखा बाहर से उनको भगाया उन्होंने हिंदुस्तान को, और फिर चाइनीज़ को कहा कि आप आके बैठ जाएं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं। अभी आप देख लें इनके आने से पहले जो उन्होंने ट्वीट किया, जो बयान आया लाराजानी का, वो कहते हैं कि हमने इस लड़ाई में देख लिया, ये 4 दिन की 5 दिन की जो हमारी लड़ाई इजराइल के साथ हुई थी, हमारे साथ कौन खड़ा है। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त सपोर्ट किया पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह ईरान का साथ दिया है हम इसको भुला नहीं सकते। देखिए इतनी सपोर्ट दी गई है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए एक बात तो आमना अच्छी हुई है कि ईरान न्यूट्रलाइज हो गया है इसके हिंदुस्तान के मामले में। अभी आप देख लें बड़े दिनों से आप वहाँ से ईरानी बलूचिस्तान से दहशतगर्दी की खबरें नहीं आ रही, इसलिए कि वो सुना है कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन करके चीज़ों को रुकवा दिया। अब ये रह गया मसला अफ़गानियों का, जिस तरीके से ये लगे आए दिन आपने देखा हुकूमत ऑपरेशन करती है, इंटेलिजेंस बेस इनको पकड़ा जाता है, मारा जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये वाना का वाक़या होना, इस्लामाबाद में वाक़या होना, हमने इसको हिला के रख दिया है हमारी इन्वेस्टमेंट को। ये तो खुदा का शुक्र है कि वो टीमें अभी तक मौजूद हैं। वो जो कहा गया था दूसरे मैच में वो जा रहे थे श्रीलंकन, हमारे फील्ड मार्शल ने उनके वज़ीर दिफा से बात की, वो रुक गए। तो देखें ये तो अभी उन्होंने तो बड़ा ऐलान किया था कि जी 4000 दहशतगर्द उन्होंने कहा इस्लामाबाद और बाकी जगहों पर भेजेंगे। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स इतना ज़बरदस्त है कि काम दिखा रहा है। लेकिन असल बात आमना जो है कि अभी देखें, जो अभी आप थोड़ी देर पहले ख़बरों में हम दिखा रहे थे, ये इस्लामाबाद के वाक़े में जो सहूलतकार पकड़ा गया है, उसने सारी तफसीलात बताई हैं कि मैं वहाँ से आया, किस तरह मैं किसी घर में ठहरा, किसने मुझे सपोर्ट दी, किसने सुसाइड जैकेट पहनाई, किस तरह मैं ये आया। तो असल मसला ये है कि माज़रत के साथ आमना हम जो ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, मुल्क फरोशी कर रहे हैं ना, हमारे अंदर लोग बैठे हुए, इसकी वजह से हमारे लिए परेशानियां पैदा हो रही हैं। गवर्नमेंट कोई भी हो, सिक्योरिटी के दायरे जान लड़ा रहे हैं अपनी, लेकिन आप देख लें अगर बीच में इस तरह के नासूर बैठे हो तो आप क्या कर सकती हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। वो सुसाइड बॉम्बर आके उसको बताया जाए कि जी आपने इधर आना है, इस महल्ले में बैठना है, ये जगह खाली, इधर जाओगे, फिर अगले दिन तुम्हें बिठा के वहाँ असल जगह पर छोड़ दिया जाएगा। तो देखें कहाँ कहाँ इस्लामाबाद की आबादी इतनी बढ़ गई है, पूरा मुल्क 25 करोड़ का, कहाँ कहाँ फ़ौज इंटेलिजेंस इदारे के रोकेंगे, रोकते भी हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत तो जो कर रही है, लेकिन असल सवाल है कि अफ़गानियों को किसी दबाव का असर कर रहा है। आमना ये मुझे कहने में कोई नहीं है, अफ़गानी कौम डे 1 से ही आप देख लें ये नाशुक्रिया हैं। जितनी पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट की, पहले दौर में 2016 में ट्रम्प ने हमारे ख़िलाफ़ कितनी बातें की थी कि हमसे $20 बिलियन ले लिया, हमें इंटर्न पाकिस्तान ने लाइज और डिसीट दिया। तो लोग यही कहते हैं। अब देखें वो जो कहते हैं कंधारी ग्रुप जो बैठे हैं वहाँ पे, खुनज़ादा साहब, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखें जी TTP वालों ने अफ़गान जिहाद में जब हम कर रहे थे अमेरिका के ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़, हमें सपोर्ट की थी, लिहाजा इनको वापस नहीं करेंगे। वही बात आपने देखा जब मुल्ला उमर बैठा वहाँ पे, उसने कहा था कि जी हमने उसामा बिन लादेन को नहीं जाने देना, तोरा बोरा बना दिया अमेरिका ने, उन्होंने दिया। आज भी उनको लग रहा है कि ये हमारे जो है ना ये स्लीपर सेल जो हमने रखे हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। हिंदुस्तान तो फ़ायदा उठा रहा है हमने सारे मामले। अच्छी बात है कि इस वक्त हिंदुस्तान की सुबकी हो रही है, ईरानी भी, टर्की वाले भी, और अफगानिस्तान को इनके हाथों इस्तेमाल होकर मिलना फिर कुछ नहीं
क्योंकि किरदार को देख लें। जो अभी तक सारी सिचुएशन बनती रही है उसमें सबको आइडिया है कि खित्ते के जो मुस्तकबिल है, अगर ये नेक्सस बनता है तो किस तरह के मामला बनते हैं यहाँ पर। जी आखिरी बात आमना ये है कि यहाँ पे जो आप खबर पूछ रहे हैं, यहाँ पे ये तय कर लिया गया आमना कि उनकी इकोनॉमी को बुरे तरीके से चोक करना है। पाकिस्तान का इतना नुकसान नहीं है, ये आप देख लें, हमारा तकरीबन ये 5 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा का जो तजारत अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी और उसके अलावा स्मगलिंग के चक्कर में जो हो रहा था, पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा था, पाकिस्तान का इतना नुकसान नहीं। अब कहा जा रहा है कि अमेरिकन अगर पैसा देना बंद कर दें, तो बाइडन के वक्त तो देते थे $45 मिलियन, बदकिस्मती से कहा जा रहा है कि अब क्या उनके अहदाफ में $70 मिलियन महीने के प्रेसिडेंट ट्रम्प इनको दे रहे हैं, वो इनको किन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, या उनको डर है कि ये को हमने नाम पे कर दें। तो मेरा ख्याल है कुछ डायनेमिक सियासी तौर पे ऐसी बननी है कि चाइनीज़ बड़े परेशान हैं। उन्होंने भी पाकिस्तानियों से बात की है कि उनका सीपैक नहीं चल रहा, उनके जो इकनॉमिक अहदाफ हैं अफ़गानिस्तान की वजह से सेंट्रल एशिया जाना नहीं हो पा रहा। इसी तरह रशियन परेशान है कि हमने अगर एक बड़ा कोऑपरेशन करना है अपना इसके साथ, चाइना के साथ, तो ये अफ़गानिस्तान ऑब्वियसली आने वाले वक्त में फिर चाइना की तरफ से भी प्रेशर बढ़ेगा। जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, इस पर आपने तज्ज़िया और ख़बर अपना पेश की। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे गज़ा वाली सारी जो सूरत हाल है इस वक्त, वहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं। इसराइल को हम देख रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है कि गज़ा में जंगबंदी होने के बावजूद इसराइली फ़ज़ाई हमले क्यों जारी हैं। आज हम देख रहे हैं मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिसके बाद जंगबंदी के बाद से शहदा की तादाद 316 तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान ने न सिर्फ इजरायली फ़ौज के फौरी इनखला का मुतालबा किया, बल्कि तमाम अरब कंट्रीज़ से इजरायली कब्ज़ा ख़त्म करने पर भी जोर दिया। उधर काहिरा में हमास वफ़द ने मिस्री हुकाम से जंगबंदी के अगले मरहले पर बातचीत की और मुतालबा किया कि इजरायली जो वायलेशंस हैं वो इस मुआहदे को कमज़ोर कर रही हैं। दूसरी तरफ इसराइल ख़ुद को मजबूत बनाने के लिए नित नए मनसूबों पर काम कर रहा है और भारत के साथ मिलकर बनी मिनाशे कबीले के 5800 अफराद को शिमाली इसराइल के गलीली इलाके में आबाद किया जाएगा। ये वही इलाका है जो हिजबुल्लाह के साथ जंग शदीद मुतासिर हुआ और लोगों को नकल मकानी करना पड़ी। सवाल ये कि एक तरफ जंगबंदी नाकाम हो रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसराइल भारत नेक्सस एक नई बिसात बिछा रहा है। क्या ये उनकी एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है? इसी पर बात करने के लिए फॉर्मर एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अभी जो हम देख रहे हैं सारी सिचुएशन में, पहले तो ये कि यूएस बैक्ड जो देख रहे थे सारा पीस प्लान था, उसको यूएनएससी की उसमें रेजोल्यूशन भी पास कर ली गई, उसको सपोर्ट भी हासिल हुई बहुत सारे ममालिक की। हम ये देख रहे हैं उसके बावजूद वायलेशंस हो रही हैं। इस वायलेशंस को, ये जो सीज़ फायर की वायलेशंस वहाँ पर चल रही हैं, इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? क्योंकि तमाम जब स्टेक होल्डर्स बैठते हैं या जब अमेरिका जैसा मजबूत मुल्क जिसको इसराइल की हिमायत भी हासिल है, जब वो एक पीस प्लान जो है वो प्रपोज करता है और उसको अप्रूव भी करवाता है, तो उसके बाद वायलेशंस होना, उसको रोकने के लिए अमेरिका क्या किरदार अदा कर रहा है सारी सूरत हाल में? जी हाँ, देखिए अब तक कोई कहते हैं कि 50 से ज़्यादा वायलेशंस खिलाफ वर्जी हो चुकी है जंगबंदी के मुआहदे की, और इजराइल रोज़ इस तरह की वायलेशंस कर रहा है। और जो आपने कहा कि 14 फ़लस्तीनी आज भी शहीद हुए, तो ये तो बिल्कुल ही इसको डिसरिगार्ड कर रहा है, इसका बिल्कुल इसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहा और अपने कार्रवाइयों को, अपनी ज्यादतियों को, जुल्म और तशद्दुद जो ढाया हुआ है उसने, उसको बरकरार रखे हुए है। अब इसके जो पीस प्लान जो सदर ट्रंप के पेट्रनेज में हुआ है, उनके रजामंदी से, उनके आशीर्वाद से हुआ है, उसमें ये तो ज़रूरी है कि जंगबंदी का एहतराम किया जाए। दूसरे ये कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बननी है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो रेजोल्यूशन है उसमें ये शिक रखी गई है। और तीसरे ये कि गज़ा की नए असर नौ तामीर हो और रिहेबिलिटेशन फ़लस्तीनियों की हो। तो ये सारी प्रोविजंस, अगर पहली प्रोविजन ही को इजराइल डिसरिगार्ड कर रहा है
तो बाकी प्रोविजंस का क्या बनेगा? तो जब तक इजराइल गजा में रहेगा ये वायलेशंस तो होती रहेंगी। ये मेक श्योर क्यों नहीं किया गया, जो कि हमास का और बाकी पार्टीज का भी कहीं ना कहीं मुतालबा था कि जब तक इजराइल रहेगा ये इस जगह पर, इस इलाके में अमन को खतरा रहेगा। इस चीज़ को इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी थी? क्या ये जो पीस प्लान था इसमें इजराइल का रोल गजा में मौजूद था, ये इसका हिस्सा था, आप समझते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल सही आप नुक्ता उठाया आपने, क्योंकि उस पीस प्लान में ये भी है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF का इनखला होगा, वो इलाके को खाली कर देंगे और वहाँ से हट जाएंगे, लेकिन उस तरफ किसी पेशरफ्त के बजाय उल्टा वो और मजीद खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं जंगबंदी की। मेरा ख्याल है कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ये शिकायत जानी चाहिए सारे मुसलमान मुल्कों की, जो मुस्लिम ब्लॉक है, कि ये इजराइल इसकी खिलाफ वर्जी करी और फिर से रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। यानी एक करारदाद हो चुकी है और फिर दूसरी करारदाद होनी चाहिए कि इजराइल जो खिलाफ वर्जी कर रहा है वो फौरन रोके। और जिसने पीस पोस्ट किया था, जिसने पीस प्लान पूरा बनाया था, जिस पे इम्प्लीमेंटेशन, वो अमेरिका था। और अमेरिका इस पीस प्लान के बाद बारहा हमास को एक्सेप्ट करने के लिए एक प्रेशर भी एग्जर्ट कर रहा था और उसके साथ साथ धमका भी रहा था कि अगर इसकी वायलेशन हुई तो ये मामलात होंगे और इस अंजाम से इनको गुजरना पड़ेगा। यही चीज़ उन्होंने इजराइल के लिए सेट नहीं की कि ये रेड लाइन है, इसको आपने क्रॉस नहीं करना। अब जब वहाँ से वायलेशन हो रही है तो वहाँ से हम अमेरिका की खामोशी भी देख रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि उन ममालिक की भी जो कि जिन्होंने इस पीस प्लान को अग्री किया था, जिस पे अग्रीमेंट हुआ था इस पर। ये तमाम ममालिक आप कहाँ खड़े हुए देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? बस वही, मैं तो वही देख रहा हूँ अब तक जो होता रहा है कि इजराइल बगैर किसी जवाज के हर किस्म के जुल्म और तशद्दुद पे तुला हुआ है और वो किसी की बात नहीं सुन रहा है। लेकिन इसमें अमेरिका को अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर वो चाहता है कि गजा में अमन कायम और वो चाहता है कि वहाँ पे फ़लस्तीनियों के लिए कोई रिलीफ हो, तो वो बहुत उसके ऊपर लाजमी है, बहुत ज़रूरी है कि वो वहाँ पे इजराइल पे दबाव डाले कि इजराइल ये ना करे। जहाँ तक वो आपने उसकी बात की है हमास की, तो मैं समझता हूँ हमास की डिसआर्मिंग, यानी हमास के हथियार उससे ले लिए जाएंगे, ये तो उसमें है। लेकिन जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। एक तो वही गलत था, लेकिन अगर फर्ज किया कि नहीं भी कहा गया है तो जब तक उनकी फोर्सेस को वहां से नहीं हटाया जाएगा वो तो वही हरकतें करते रहेंगे जो अब तक करते रहे। और जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी सर कथा कलामी की मस्जिद, जिस तरह के अपने इंट्रो में भी मैंने बात की कि सिर्फ यही मामलात नहीं है बल्कि इजराइल का जो एक ग्रेटर इजराइल का प्लान है उस पर अमल दरामद बड़ी तेज़ी से जारी है। हम देख रहे हैं कि भारत में आबाद जो यहूदी थे उनको अब यहाँ पे आबाद किया जाएगा। उस इलाके में जो हम देख रहे थे हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई झगड़े या जो भी जंग के मामला थे उससे शदीद मुतासरा था। ये आगे हम देख रहे हैं कि इनकी एनेक्सेशन इस वक्त जारी है और मजीद जो है वो यहूदी दूसरे इलाकों से लाके वहाँ पर बात किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये भारत और इजराइल की तो नेक्सस जो है जिसका आपने जिक्र किया वो तो तयशुदा है कि वो बहुत गहरी उनका एक गहरा राब्ता है। जब तक अमेरिका की पर्सनैलिटी है पूरे मामले में वो सदर ट्रंप की है और सदर ट्रंप अगर अब तक उन्होंने देखे ना, उन्होंने पहले तो जंगबंदी कराई है, दूसरे ये कि वो पीस प्लान उन्होंने लॉन्च किया है, तो अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो वहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच अली सरवर नकवी साहब, आपने इस पर अपना तज्जिया पेश किया। प्रोग्राम के आखिर में एक रिपोर्ट शामिल करेंगे। वर्ल्ड बैंक के मुताले ने दुनिया को नए खतरे से खबरदार कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सिर्फ 6 साल बाद यानी 2030 सूरज की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है, जिससे जनूबी एशिया में रहने वाले 1.8 बिलियन इंसान यानी 90% आबादी ऐसी गर्मी की लपेट में आ सकती है जो सिर्फ तकलीफ दे नहीं बल्कि जानलेवा होगी। ये वो खिता है जिसे हम अपना घर कहते हैं, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। और यही 3 ममालिक अब दुनिया के सबसे ख़तरनाक मौसमियाती जोन में
बदलने जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ गर्मी ही नहीं, 462 मिलियन लोग शदीद सैलाब के मुस्तकिल खतरे में रहेंगे। फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंस के नाम से जारी ये मुतालिया कहता है कि आने वाले बरसों में मौसम कोई वाकया नहीं रहेगा बल्कि रोज़ाना का मामूल बन जाएगा और पाकिस्तान पहले ही मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा टॉप 10 ममालिक में शामिल है। अब लेकिन सवाल ये है कि जब ख़तरा दूर नहीं बल्कि सर पर मंडरा रहा है तो क्या हमने अपनी हिफाजत के लिए कोई मजबूत कर ली है, या फिर 2030 यानी 2030 हमारा वो साल होगा जब मुल्क की बड़ी आबादी कुदरती आफात के निशाने पर होगी। इसके लिए अभी से सोचना नहीं सिर्फ होगा बल्कि इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए हमें। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।